जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आज एक बहुत बड़े उद्योगपति की हम बात करेंगे, ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, श्री रतन टाटा जी के बारे में। गाइस 9 अक्टूबर को कल उनकी डेथ हो जाती है। 87 ईयर्स ओल्ड और रतन टाटा साहब जो कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल्स मुंबई में उनका देहांत हो जाता है। शरीर से भी परेशान थे, कई सारे रोग भी लग चुके थे, डिसीजेस थी ना, उस वजह से अंतिम सांस ली उन्होंने 9 अक्टूबर 2024। जन्म दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ था और 24 तक उन्होंने अपना एक अच्छा कैरियर, अच्छा योगदान, जीवन के जो उन्होंने अपने खुद के अनुभव और उद्योगपति के रूप में एक महान जो काम किया, देश का नाम एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार तक देश को वहाँ रखना और उसके लिए आगे काम करना रतन टाटा जी के स्वभाव में बिल्कुल बचपन से ही था। कई सारे ट्रेनर, कई सारे उनके जो काउंसिल होती थी, एडवाइजरी काउंसिल, उनके सीईओज, उनके सीए, लीगल एडवाइज़र, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, सब के सब उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने में लगे रहते थे। बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने इस्टेब्लिश किया भारत देश के अंदर, और एक ऐसा एम्पायर जो सब लोग उनको कॉपी करने लगे। मैं भी जब बचपन में था और टाटा का नमक हम लोग खाते थे, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, टाटा, तो हम लोग भी टाटा करते थे, तो वहीं से हम लोग टाटा करने लगे। टाटा वर्ल्ड इनका ही एक टाइटल था, रतन टाटा साहब का, लेकिन हम टाटा करने लगे। टाटा की चीज़ें घर में आने लगी थी, कई प्रोडक्ट इनके लॉन्च हुए। आज भी लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके लिस्टेड हैं इनकी कंपनी में। ब्रांडेड कंपनी है, दूध से लेकर, नमक से लेकर, टीसीएस कंपनी तक का सफ़र इन्होंने तय किया। 2 दर्जन से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, ब्रांडेड कंपनी, भरोसा है कई लोगों को टाटा पर। टाटा व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ कई तरह की हैं, और कई सारी जो ब्रांडेड ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी अभी पेंडिंग में हैं। प्रोजेक्ट कई सारे पेंडिंग में भी काम चल रहा है। तो हम उन एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत देश के लिए, अपने लिए, अपने नौजवानों के लिए कई सारे रोजगार क्रिएट किए और एक अहम हिस्सा बना जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रतन टाटा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। सिंपल सादा जीवन उन्होंने जिया। पत्नी थी नवलजोत सेठ, उनसे शादी की। दुर्भाग्य से कोई बच्चा नहीं था इनका, और एक बच्चा इन्होंने एडॉप्ट किया था। एक बेटा इन्होंने एडॉप्ट किया और वही बेटा आगे इनके जाने के बाद इस एम्पायर को संभालेगा। गाइस, तो एक ऐसे शख्स, सब कुछ होते हुए भी सुख उनके झोली में नहीं दिया गॉड ने, और बच्चे को एडॉप्ट करना पड़ा किसी से लेकर, और उसको पढ़ाई लिखाया, उस काबिल तक बनाया। खुद ने भी, रतन टाटा साहब ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और बोस्टन से कई डिग्रियां प्राप्त की, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की उन्होंने, और जो एडॉप्टेड सन था उसको भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजा पढ़ाई के लिए, और अपने एम्पायर को संभालने के लिए उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाया। साइरस मिस्त्री भी बीच में आते हैं, साइरस मिस्त्री क्लोज माने जाते हैं। इनके भाई भी हैं, भाई के बच्चे भी हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं शेयर दिया गया है टाटा में से। गाइस, अच्छे स्वभाव थे, नेचर वाइज भी ठीक थे, कई सारा डोनेशन ये देते थे एनजीओज वगैरह, ट्रस्ट सोसाइटी को, स्कूल्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर इंसान की जो भी उनके दरवाजे पे जाता था उसकी मदद किया करते थे। तो ऐसे शख्स आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनके ही बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स आज भी चलेंगे उनके, काम तो आज भी चल रहा था, कल भी चल रहा था और आगे भी चलेगा, क्योंकि हाल उनका ख़राब था, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, फिर भी काम चल रहा था टाटा का। टाटा कभी नहीं पिटा और शायद ना ही कोई इसको बीट कर पाएगा। ऐसी इंडस्ट्री की नींव डाली थी इन्होंने।
तो उनके बारे में आज हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, एक क्यूरियोसिटी, एक इंस्पिरेशन हमें इनसे मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और थे जो बिजनेस को संभाला और भारत को उस लेवल पे ले गए जहां हम एक्सपेक्ट करते थे। भारत सरकार भी, वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो भी एडवाइस लिया करती थी रतन टाटा साहब से। सोचिए आप, इतने बड़े शख्स हो गए थे, फिर भी डाउन टू अर्थ उनका नेचर था, लोगों से मिलना जुलना उनका हमेशा रहता था, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करना, वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड करना, वहाँ अपना स्वभाव, उनका अपना खुद का जो उनकी बोलचाल है, जो आपकी स्पीच होती है, वो भी उनकी स्पीच में एक, कहते हैं बी पोलाइट, तो वो विनम्रता दिखने को मिलती है। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग्स, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। तभी उसको एक छोटे से टाटा इंडस्ट्री उन्होंने स्टेब्लिश की और कहाँ से लेकर कहाँ तक उन्होंने उस इंडस्ट्री को खड़ा किया। उनमें से एक सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है जो देश की दूसरे नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जिसका नाम है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, TCS। बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ अच्छे अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं। किसी का एनुअली पैकेज की मैं बात करूं, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ के पैकेज भी हैं। ऐसे से एम्प्लॉय टाटा में काम कर रहे हैं। हर बार फ्रेशर को मौका देते हैं ये। ऑनलाइन जॉब निकलती हैं, बच्चा ट्राई करता है आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना। नॉन टेक्निकल वालों को भी रोज़गार मिलता है TCS में, टेक्निकल वालों को भी रोज़गार मिलता है, और सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ये IT पर, है ना। तो IT सेक्टर से बीटेक IT कंप्यूटर साइंस से अगर कोई करता है, तो कंप्यूटर साइंस MCA किया हो, BCA किया हो, बीटेक किया हो, BSc किया हो, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। जिनका अच्छा इंग्लिश है, जिनका अच्छी पकड़ है लीडरशिप और गुड डिसीजन पर, वो TCS में जा सकता है और एक अच्छा नाम कर सकता है। और भी अच्छी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, L&T हैं, एटस्ट कई सारी कंपनी हैं, लेकिन टाटा एक सबसे पुराना ब्रांड था और उस ब्रांड पर लोग अपनी जान देते थे गाइस। सोचिए आप, टाटा के लिए मरते थे लोग। टाटा में अगर जॉब लग गया, सोचो सरकारी जॉब लग गया, बी सिक्योर, उनकी लाइफ, उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी जो कंपेंसेशन था, अगर किसी भी डेथ हो जाती थी एम्प्लॉय की, बिल्कुल रिगार्ड के साथ उसका सम्मान होता था, उसको कंपेंसेशन दिया जाता था। तरीके से टाटा को संभाला रतन टाटा साहब ने। रतन टाटा साहब आज नहीं रहे और आज के डेट में उनके जो एडॉप्टेड सन है उसको आगे बढ़ाएंगे गाइस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी उनके बारे में। बाकी कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप गूगल से भी ट्राई करेंगे, सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। आयु लिखनी है 86 ईयर्स, ठीक है। जन्म आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म होता है, ठीक है। और मृत्यु 9 अक्टूबर 2024, वो सब मैं बोल चुका हूँ। आयु 86 ईयर्स में इनका जन्म, वो डेथ हो जाती है, ठीक है। मतलब 86 वर्ष में, 87 वर्ष में। एजुकेशन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। फैमिली में नवल टाटा इनके पिता और सोनी कामिसराम माँ थी, मतलब माता पिता का नाम ये था इनके, है ना, ठीक है। पेशा क्या था, टाटा सन्स एंड टाटा समूह की पूर्व अध्यक्ष परोपकारी इन्वेस्टर रहे हैं ये, ठीक है। कभी बीच में साइरस मिस्त्री सब आए थे, उनको दे दिया था, लेकिन कुछ स्कैम्स, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी बीच में, इसलिए उनको हटा दिया गया था। फिर आगे उन्होंने अपने भाई के बच्चों को हैंड ओवर किया था और अपने एडॉप्टेड सन को भी उन्होंने ट्रेन किया था। टाइटल देख सकते हैं, टाइटल में हम लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह से, टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के एक मानद चेयरमैन के रूप में इनको जाना जाता है। और देखा जाए JRD टाटा के नाम से भी उनको पूर्ववर्ती नाम है इनका। उत्तराधिकारी देखिए साइरस मिस्त्री आ रहा है 2012, नटराजन चंद्रशेखर 2017 और वर्तमान तक, ठीक है। इनके ब्लड रिलेशन में बताया जाता है इनको, ठीक है। पुरस्कार देखिए, पद्म विभूषण मिला 2008, पद्म भूषण मिला 2000 में, ठीक है। मतलब अब भारत का सेकंड सिविलियन अवार्ड, जो ग्रेट सिविलियन अवार्ड है, वो है पद्म विभूषण 2008, ठीक है। ये ग्रेट अवार्ड है, मतलब सेकंड है, फर्स्ट तो आपको पता है भारत रत्न है, एंड पद्म भूषण जिसे हम कहते हैं थर्ड,
तो थर्ड सिविलियन अवार्ड एंड सेकंड ग्रेट सिविलियन अवार्ड इनको मिल चुका है। पद्मश्री फोर्थ है और फर्स्ट भारत रत्न है। तो पद्म भूषण मिला इनको 2000 में और पद्म विभूषण मिला इनको 2008 में। क्यों दिए जाते हैं अवार्ड? क्योंकि देश का नाम दुनिया में इन्होंने रोशन किया और कई सारे उद्योगपति की नज़र हमारे भारत देश पे रही और कई सारे इन्वेस्टर्स हमको मिले और उन्हें इन्वेस्टर से हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी जीडीपी में भी वृद्धि देखने को मिली गाइस। ठीक है, मूल्य देखा जाए वैल्यू कितनी है नेटवर्थ, तो यहाँ पर अभी अपडेटेड नहीं है। 3800 करोड़ रुपए रतन टाटा साहब का एक नेटवर्थ दिखाई दे रही है इसमें। और खुद एक बेस्ट अगर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो स्वयं कहते हैं गाइस, वो कहते हैं मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं राइट डिसीजन लेने में ट्रस्ट रखता हूँ, लेकिन इनका मतलब था कि मैं ट्रस्ट नहीं रखता, मैं करता हूँ मैं लेता हूँ, है ना, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। इनका मतलब ये था शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं है, पावर और मनी मेरे दो कैटेगरी में नहीं आते, मुझे पावर और मनी नहीं चाहिए, मुझे बस राइट डिसीजन लेना है और उनको बनाना है। और किस लिए बनाना है? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नेशन के लिए और अपने जो यंगस्टर्स हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। विज़न उनका बहुत बड़ा था, ड्रीम उनका बहुत बड़ा था और उस ड्रीम को, उस विज़न को उन्होंने क्लियर किया और देश के हित में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, नाम किया। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी आज उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कई बार मीटिंग्स में भी कई मिनिस्टर मिलने के लिए आते भी थे, है ना, बहुत बड़ा एक वो रहता है, क्योंकि इनका एक रोल होता है, मिनिस्टर को भी फंड जारी करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन जैसे टाटा, अडानी, है ना, अंबानी, ये सब क्या है, बड़े से बड़ा फंड जो है इलेक्शन में जाता है और बड़े से बड़ा फंड जो कहीं और जगह भी इनके मतलब वेलफेयर में चला जाता है, ताकि इनका जो रूट है, बैकबोन है पॉलिटिशियन की, वो बनी रहे। पैसा है तो वो अपनी पॉलिटिक्स चमका सकते हैं और पैसा कहाँ से जाता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन क्लासेस के थ्रू वहाँ तक वो पहुँच जाता है ताकि वो अपनी मंजिल को आसान कर सके। ठीक है, बिना पैसे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर पावर और मनी को उन्होंने कोई भी अहमियत नहीं दी, कोई भी इन्होंने इस तरह का सिग्निफिकेंस नहीं बताया। तो ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका सुबह बम्बई में जन्म हुआ था। टाटा टटन नवल टाटा और सोनी कासीरेट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए थे, सोचिए 10 ईयर्स में अलग हो गए थे। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवजाबाई टाटा जे एंड पैट्रिक पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया गया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, जो हम कहते हैं नवल टाटा, और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ किया गया। बहुत सारी अड़चन आई थी लाइफ में, प्रॉब्लम्स थी, माता पिता का भी प्यार छूट गया। 10 साल की उम्र में वो अलग हो जाते हैं। एक अनाथ आश्रम में जाकर कोई इनको गोद लेकर पालता पोसता है, पालन पोषण करता है इनका, है ना। सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ इनका टाइप हो जाता है और तब से ही उनके जो स्टेप ब्रदर्स है ना, उनके साथ ही उनका टाइप रहता है। आगे निकलते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं। तो रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल, जॉन कॉटन मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और एटेस्टेट न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी वो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो बड़े से बड़े वहाँ से स्कूल की शिक्षा ली, क्योंकि शिक्षा एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन का गाइस। शिक्षा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इंसान कोई अच्छा काम कर पाएगा। लोकल टू वोकल इनका एक विजन था जिन्होंने कर दिखाया गाइस। ठीक है, रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। वो कब बने थे? यहाँ आप देख सकते हैं 1991 से लेकर 2012 तक ये चेयरमैन रहते हैं। लगभग 20 से 21 साल तक इन्होंने चेयरमैन का पद संभाला था। चेयरमैन का पद छोड़ने का कुछ और रीजन थे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे और कुछ इंटरनल पर्सनल प्रॉब्लम थी फैमिली को लेकर। ठीक है, तो 1991 सन के पद टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। किसने? JRD टाटा ने। JRD टाटा मतलब इनके जो स्टेप ब्रदर से रिलेटेड रखते हैं। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रतन टाटा को उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्त की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया।
उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। सोचिए, उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अति व्यापक कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया था। मतलब तौर तरीके, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, सारा का सारा सिस्टम उन्होंने समझ लिया और अपने हिसाब से उस सिस्टम को एग्जीक्यूट किया अपने दफ्तर में, है ना, अपनी पॉलिसी में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर में कि मुझे कैसे काम करना है ना। 21 ईयर्स तक उन्होंने कार्य संभाला और रेवेन्यू 40 टाइम्स से अधिक, लाभ 40 टाइम्स से अधिक बढ़ा उनका। सोचिए आप, 40 गुना एंड 50 गुना से अधिक बढ़ गया लाभ। सोचिए गाइस, उन्होंने टाटा टी को, टेटली, टेटली आती है टाटा टी, टेटली तो टाटा भी आती है, टाटा ताजा टाटा टी भी आती है ना। टाटा मोटर्स को जगुआर, लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद दी, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत के समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। जो ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, बस मैं यहाँ थोड़ा डिफाइन करा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं भारतीय हिंदी मीडियम को ज़्यादा समझते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये हिंदी मीडियम में थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को जो हम लोग बता चुके हैं। एक सबसे अच्छी कार आई थी टाटा नैनो, है ना। तो उन्होंने टाटा नैनो कार भी एक संकल्पना, जो एक कंसेप्ट था वो भी तैयार किया था। कार की कीमत ऐसी रखी गई जो आराम से एक आम आदमी खरीद सकता था। लगभग 1 लाख सवा लाख में कार आ जाती थी गाइस। सोचिए, नैनो कार आज भी कायम नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ ठीक है, लोकल शहर तक कामयाब है। एक गरीब आदमी की जो आस होती थी उसको भी उन्होंने देखा और सारी फैसिलिटी उस कार में दी गई। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 2012 को टाटा संघ से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी बनाया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो डायरेक्टर मंडल था, कानूनी प्रभाव ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया। मतलब रतन टाटा इंटरिम चेयरमैन रहे थे साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कुछ हुई थी, है ना, अड़चन आई थी कानूनी, तो उस चीज़ में साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया था और उनको बना दिया गया था। कौन बना टाटा सन्स का चेयरमैन, तो यहाँ देख सकते हैं टाटा रतन टाटा को उत्तराधिकारी चयन करने के लिए रतन टाटा टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, टीवीएस बाइक आती है ना, मोटरसाइकिल आती है, तो एक चेयरमैन थे वेणु श्रीनिवासन, बैंड कैपिटल के अमित चंद्रा। ये सारे क्वेश्चन जीके में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पूर्व राजनयिक रोनेन सेन, लाल कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई और समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया। पहले साइरस मिस्त्री थे, नटराजन चंद्रशेखर, और अब कौन बन जाएंगे, इनके एडॉप्टेड सन उनको बना दिया गया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टीबॉक्स, कैशकरो.com में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, लोगों से भी इन्वेस्टमेंट किया, है ना। लोगों से भी कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको कुछ ना कुछ देंगे। जैसे आजकल लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, है ना, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, SIP कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो लोग इन्होंने शुरुआत कर दी थी। इन्होंने ओला कैब से भी शुरू की थी, शियोमी शुरू किया, नेस्टवे, डव स्पॉट में भी निवेश किया। कई सारे निवेशक अट्रैक्ट हुए इनके इस दिमाग से और सब लोग इस पर भरोसा करने लगे, क्योंकि टाटा है और टाटा स्टील भी पर भी आज प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। टाटा टी पे भी काम हो रहा है, टाटा जो ऑटोमोबाइल्स है उस पर भी लगाया जा रहा है। कई सारे प्रोडक्ट हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा लिस्टेड हैं प्रोडक्ट टाटा के, तो उस पर शेयर मार्केट आज भी लगाया जाता है। रतन टाटा के परोपकारी कार्य, परोपकारी का मतलब ऑल्ट्रुस्ट पर्सन, ऑल्ट्रुस्ट हु डेडिकेटेड फॉर ऑन आवर सोसाइटी, ऑन आवर नेशन। तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए उन्होंने, देख लेना इस तरह से, मैं क्या इसको रीड करके बताऊंगा। तो ये सारे काम उन्होंने किए, कई सारे लोगों का भला किया था, कई सारी कंपनीज खोली, कई सारे ट्रस्ट भी खोले और ट्रस्ट में कई सारे इन्होंने अनुदान भी दिया, है ना, मतलब ग्रांट भी दी इन्होंने। इस तरह से रतन टाटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, है ना। कई पैसे मिलियन, 750 मिलियन रुपए का इन्होंने ग्रांट भी दिया था, है ना। इस तरह से लोग अच्छी तरह से इनको जानने लगे थे, क्योंकि पैसा बांटना भी इनका शौक था, जहाँ जरूरत होती थी वहाँ मदद करते थे। तो सोचिए, एक टाटा चलाने वाले कितने सेंसिबल थे, कितने अंडरस्टैंडिंग पर्सन थे और कैसे कितने भी पोलाइट थे, होते थे ये, है ना। एक विनम्रता इनका स्वभाव था, इनका एक इंटरेक्शन होता था लोगों के बीच जाकर, झोपड़पट्टी से लेकर एक अपर क्लास के लोगों तक इनका आना जाना रहता था। तो इस तरह का कोई प्राइड इनके अंदर नहीं रहा। तो सोचिए आप, यहाँ पर रतन टाटा की पत्नी कह रही है
कि 2011 में कहा था रतन टाटा साहब ने, कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। ये भी बात देखिए सोशल मीडिया पर लिखी हुई है रतन टाटा साहब की, है ना। तो इस वजह से उन्होंने अपने पत्नी को ही सब कुछ माना, बच्चा ना हो तो ये भी सारी ज़िंदगी ऐसी गुजारी, एक सन को अडॉप्ट कर लिया था, है ना, सब कुछ मान लिया उसी को ही। लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। सोचिए, प्रेशर में होता है कभी कभी कुछ ना कुछ फिर फाइनली शादी की। अब यहाँ पर कह रहा है अड़े रहे जीवन भर अविवाहित रहे, प्रतिबद्ध है ना, क्योंकि उनको उनसे ही शादी करनी थी। ठीक है, रतन टाटा को मिले पुरस्कार आप देख सकते हैं, कई सारे पुरस्कार इनको दिए गए हैं क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, रतन टाटा से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस तो हमारे बनते ही है ना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस हमारे फंस सकते हैं, नॉलेज के पर्पज से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और 2000 में पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया, 8 में आपके भारत सरकार में, 2001 में, है ना, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि दी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने दी। ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक मिला, उरुग्वे कंट्री है, उरुग्वे सरकार ने दी। मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की एक उपाधि दी, एशियाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने दिया है। इंटरनेशनल स्पेसिफिक अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, BNI इंटरनेशनल ने दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं कई सारे उनको एक तरह से उपाधियाँ दी गई हैं, है ना, मास्टर ऑफ आर्ट में दी गई हैं, टेक्नोलॉजी में दी गई हैं, पूंजीवाद पुरस्कार में दी गई, मानद फेलोशिप दी गई है, पुरस्कार मानद फेलोशिप दी है, प्रेरित पुरस्कार मिला है इनको, इटाली गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रांड ऑफिसर इटली सरकार ने दिया है। आप देखिए कितनी बड़ी हस्ती रही है। जापान, इटली, फ्रांस, सिंगापुर देखिए, है ना, ब्रिटेन देखिए, आप अमेरिका देखिए, पूरी दुनिया में पताका फैलाया हमारे रतन टाटा साहब ने। इन जैसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आज तक नहीं हुआ गाइस, शायद मैं कह रहा हूँ तक का रिसर्च में कोई भी इतने अवार्ड नहीं लिए। पॉलिटिक्स में जाने का कोई ख्वाब नहीं था, पावर लेना कोई ज़्यादा उनको कोई शौक नहीं था, पैसा इकट्ठा करने का शौक नहीं था। जो होता था सबके साथ मिल कर बांटा करते थे, खाते थे, पीते थे। जैसे एम्प्लॉय होते थे भैया, एम्प्लॉय बन के ही खुद काम करने लगे थे। सोचिए, डाउन टू अर्थ बंदे थे। इतनी सारी उपाधि देखी, मुझे नहीं लगता किसी भारत देश के किसी भी युवा को इतनी सारी उपाधियाँ मिली हों। देखिए आप खुद देखिए, सिंगापुर भारतीय मामले में जापान सरकार ने किया, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड कौन सा मिला आपको, ये वाली उपाधि दी, ब्रिटेन ने दी, यार्क कनाडा ने दिए गाइस, देखिए क्लेमेंस विश्वविद्यालय, पेरिस सरकार ने दिया, फ्रांस सरकार ने, असम सरकार ने, अनलिमिटेड सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। रतन टाटा परिवार वृक्ष दे रखा है। एक बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी और कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है जानकारी के हिसाब से भी आप चीज़ों को याद रखा करें। हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, इसमें इंग्लिश हिंदी का कोई वो नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा। हमारा भारत देश हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है, एक ऑफिशियल स्टेट है आपकी हिंदी जो है, और हिंदी का नाम हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में कर रहे हैं। 3rd रैंक पर हमारी हिंदी आ चुकी है। ठीक है, रतन टाटा भी हिंदी में भी बोलते थे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, है ना, वो चीज़ लेके आओ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ चीज़ों को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जमशेद टाटा जी, नसरुल्लाह टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका विवाह हीराबाई टप्पू से हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेद टाटा जी के बड़े बेटे थे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष बने थे। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थी जो प्रसिद्ध प्रमुख वैज्ञानिक होमी भाभा की मौसी थी। नाम सुना है ना, होमी जे भाभा आज एक परमाणु केंद्र है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। ठीक है, मौसी थी उनकी। देखिए रतन जी टाटा जमशेद टाटा के छोटे पुत्र थे। जमशेद जी जमशेदपुर में 1907 में टाटा बनाया था इन्होंने, इनके पिताजी ने यहाँ पर 1907 में जमशेदपुर झारखंड में टाटा स्टील। सुनिए, वह गरीब निर्धन के गुरुदूत थे। उनका विवाह नवाज भाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल जो हीराबाई टाटा के पोता थे को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अनाथ को जिसका नाम नवल था उसको लिया और हीराबाई टाटा के पोता था वो को गोद ले लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। आज ही नवल जो है नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बन जाएंगे गाइस। ठीक है,
इस तरह से नवल टाटा देख सकते हैं। नवल टाटा आप आगे होंगे यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है कि आई वाले को सदस्य भी हैं ये, है ना, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। नवल टाटा के 2 विवाह थे, 2 विवाह से 3 बेटे हैं, याद रखना है, ये नाम लिख रहे हैं, जिमी टाटा, नोएल टाटा, ठीक है। इस तरह से रतन टाटा, जिमी टाटा, नोएल टाटा, मतलब जो नवल है जिनको उत्तराधिकारी बना दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। तो ये पॉइंट है पूरे इम्पोर्टेंट। रतन टाटा का निधन ये हो गया है, और ये सब इम्पोर्टेंट सारी पीछे मैंने बता दी हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंट अस्पताल में भर्ती थी और डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता और उद्योगपतियों ने शोक जताया, ठीक है। कई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ना, सीईओज, फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड के अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक, IMF, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन्स आज उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं उनकी मौत पर गाइस। तो ये थे एक रतन टाटा जिनके बारे में हमने आपको बताया गाइस, ठीक है। ऐसी इमेज बनाओ कि आप बस डाउन टू अर्थ काम करें, कभी प्राइड फील ना करें इन चीज़ों पर, बस लोगों की हेल्प करते चले जाइए, यही हमारा एक मकसद है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करके जाएंगे, है ना। आपके पास पैसा है तो एक कंपनी खोलिए, लोगों को रोजगार दीजिए, है ना। ऐशो आराम बहुत लोग करते हैं, पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा कमाएंगे आप, उस पैसे से रोजगार क्रिएट करो, है ना। देश की मदद करें, सरकार की मदद करें, और जो यंगस्टर्स हैं जो गलत रास्ते पे जाते हैं उनकी मदद करें, और जो NGOs चल रहे हैं, ट्रस्ट सोसाइटी चल रही हैं, उनको भी दान दिया जाए ताकि वो भी हेल्प कर सकें, एक मतलब असेंबल हो सकें आपके साथ, आपका जो बड़ा एम्पायर है उसमें भी वो काम कर सकें। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम ईमानदारी से भी कर रही हैं। मैं मानता हूँ मैक्सिमम जो ट्रस्ट सोसाइटी हैं 70 से 80% अपना काम नहीं करते, लेकिन कुछ हैं जो ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। रतन टाटा साहब उनमें से एक हैं जिनके पास कई सारे ट्रस्ट भी थे, NGO सोसाइटी वगैरह, कई सारे डोनेशन भी जाते थे, मिलियन में डोनेशन जाता था, सोचिए। तो जो डोनेशन दे दिया तो दे दिया, बाकी काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो कितना वेरीफाइड करती है कि एग्जैक्टली वो NGO काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट अपने आप चेक कर लेगी कि एग्जैक्टली कितना काम किया है कि नहीं किया है। तो बहुत बड़ा काम रतन टाटा साहब के द्वारा किया गया भारत देश को, और मुझे लगता है आगे पीढ़ी भी अच्छा काम करेगी, यही हम सबकी एक आशा है। चलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, हर न्यूज़ से कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर अपनी कमांड बेहतर बनाएं। चलिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।